कल चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। सबसे पहले मैं इस चुनावी महापर्व के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, क्योंकि यह चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। यह चुनाव आपके बच्चों के भविष्य को तय करेगा। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के भविष्य को तय करेगा। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के माताओं, बहनों, बेरोजगारों के भविष्य को तय करेगा और आपके छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को तय करेगा। इसलिए इस चुनाव में जब अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अपने जिंदगी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर सोचकर, विचार करके अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। चुनाव आयोग ने कोरोना की महामारी को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए तमाम आचार संहिताएं लगाई हैं, उसकी घोषणा की है, उसका अक्षरशः पालन हमें करना है। चुनाव आयोग ने जो नियम लगाए हैं उसका पालन एक एक कार्यकर्ता करे, मैं ऐसी अपील करता हूं। आज इस वर्चुअल सभा के माध्यम से, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, उनके वादे, उनकी योजनाएं आप तक पहुंचाने का जो काम मुझे दिया गया है, मेरे कंधों पे जो सौंपा गया है, इसमें एक जिम्मेदारी मैं आप सबको यह भी देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता लागू की है, जो नियम बनाए हैं, उसका हम सब पालन करें, उसी के हिसाब से चुनाव प्रचार करें। क्योंकि कोरोना की महामारी में लोगों का जीवन सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आज लाखों की संख्या में केस हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के जीवन की भी चिंता करें, उनके लिए किसी प्रकार का खतरा ना उत्पन्न होने पाए। आज आपके सामने तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का सवाल है, किसान का सवाल है, माताओं बहनों की सुरक्षा का सवाल है, आम आदमी पार्टी की राजनीति है, नई राजनीति है, बदलाव की राजनीति है, केजरीवाल जी की राजनीति है। और वो राजनीति क्या कहती है आपसे? लोग आज की तारीख में एक ही सवाल आपसे पूछते हैं, दिल्ली मॉडल क्या है? किस तरह से केजरीवाल जी ने परिवर्तन किया? क्या क्या काम वहां पर करके दिखाया? और इसकी चर्चा गांव-गांव में है कि जो परिवर्तन दिल्ली में हुआ, वो परिवर्तन अगर उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आज चल रही है जिस सरकार ने जनता को ठगने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम किया, 5 साल में धोखा देने का काम किया, जो वादे किए वो पूरा नहीं किया। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की जो सरकार चल रही है, उसने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। देश की पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाती है। और 2020 के चुनाव में जब केजरीवाल जी गए तो उन्होंने कहा 5 साल में अगर काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। ऐसा साहस वही मुख्यमंत्री कर सकता है जिसने जनता के लिए वाकई काम किया हो। साथियों, हम राजनीति करने नहीं आए थे, हम राजनीति को बदलने आए थे और राजनीति को हमने बदला है। राजनीति, आम आदमी की जो राजनीति है, उसको मुद्दों पर हम लेके आए हैं। जब हम 2013 के चुनाव में गए, हमसे पूछा गया आपका क्या है, आपका क्या बेस है, क्या आधार है। 2015 में हमसे सवाल किया गया आप कहां हैं,
आपका क्या बेस है, क्या आधार है? 2020 में भी हमको कड़ी चुनौती देने की कोशिश की गई, लेकिन हर चुनाव में जनता ने हमारा साथ दिया। जनता के दम पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आज राजनीति के सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रहा है। लोगों ने आपको वोट बैंक बना दिया, राजनीतिक दलों ने आपको वोट बैंक बना दिया। कोई कहता है हिंदू हमारा वोट बैंक, कोई कहता है मुसलमान हमारा वोट बैंक, कोई कहता है यादव हमारा वोट बैंक, कोई कहता है ठाकुर हमारा वोट बैंक, कोई कहता है ब्राह्मण हमारा वोट बैंक, कोई कहता है निषाद हमारा वोट बैंक, कोई कहता है राजभर हमारा वोट बैंक, कोई कहता है दलित हमारा वोट बैंक, कोई कहता है फला जाति के लोग हमारे वोट बैंक। नहीं, ये जो राजनीतिक दलों ने 75 साल में आपको वोट बैंक बनाया है, उन्होंने आपके पैसे जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ बैंकों में जमा थे, वो बैंक आपके खाली किए हैं, आपको वोट बैंक बना दिया और आपके बैंकों को खाली करने का काम किया। इसलिए बचिए इस वोट बैंक की राजनीति से। आप वोट बैंक नहीं हैं, आप इस लोकतंत्र के मालिक हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको लोकतंत्र का मालिक बनाया। राजनीतिक दलों ने 75 साल में आपको वोट बैंक बना दिया। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आपसे कहना चाहती है, हम आपको वोट बैंक नहीं मानते, हम आपको इंसान मानते हैं, इस देश का नागरिक मानते हैं, लोकतंत्र का मालिक मानते हैं, और मालिक के मुताबिक सरकारों को चलना चाहिए। मालिक को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए, उसकी जिंदगी में बदलाव चाहिए। क्या यह बदलाव हुआ 75 वर्षों में? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है बच्चों को, उनके लिए बैठने का इंतजाम नहीं है, टाट पट्टी पे बच्चे बैठने के लिए मजबूर होते हैं। इस ठंड के महीने में 1100 रुपए उनको स्वेटर के लिए, जूता के लिए, मोजे के लिए, बस्ते के लिए देने की बात कही गई, और आधे से ज्यादा बच्चों के खाते में, उनके परिवार वालों के खाते में पैसा पहुंचा नहीं। ठिठुरती ठंड में बच्चों को बगैर स्वेटर के स्कूल जाना पड़ा, जूते नहीं थे उनके पैर में। यह व्यवस्था मिली है 75 वर्षों में हमको। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नौजवानों की हम बात करें, तो आज नौजवान सड़क पर उतरता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, लाठी मिलते हैं, मुकदमे मिलते हैं, एफआईआर मिलती है, रासुका मिलती है। अगर माताओं बहनों की बात करें, तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। हम भूले नहीं है हाथरस का कांड, जहां एक गरीब की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, गैंगरेप करने वालों के साथ सरकार खड़ी हुई, और रात को 2 बजे एक गरीब की बेटी को चिता पर ले जाकर जला दिया जाता है। यह हुआ उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के साथ। उत्तर प्रदेश में व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिस वाले पीट पीट के हत्या कर देते हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि सफाई कर्मचारी की पीट पीट के हत्या कर देते हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी एक व्यापारी, वो अपील करता है, रोकर कहता है, आदित्यनाथ जी हमें बचा लीजिए, एसएसपी हमसे रंगदारी मांग रहा है, हमारी हत्या करा देगा। पाटीदार एसएसपी ने 1 हफ्ते बाद उस व्यापारी की हत्या करा दी। आज तक एसएसपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक आपने सुना होगा माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, स्मगलर फरार, उत्तर प्रदेश में दरोगा फरार, एसपी फरार, पुलिस फरार, ये सब फरार हो रहे हैं। तो रक्षक ही आपकी हत्या करने लगे तो आप कहां जाएंगे बताइए आप? यह हालत हो गई उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में। किसानों की हम बात करें, आज किसान किस हालत में है? 1 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को सड़क पर बैठना पड़ा, देश के किसानों को सड़क पर बैठना पड़ा। और जब आप सड़क पर थे, जब इस देश का अन्नदाता सड़क पर था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई उनको मवाली कहते थे, कोई खालिस्तानी कहते थे, कोई पाकिस्तानी कहते थे, कोई देशद्रोही कहते थे, कोई कहते थे इनको जूतों से मारना चाहिए, कोई कहते था इनको तो गोली मार देना चाहिए। जो लोग आपका पेट पालते हैं, उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अरे
कुत्ते भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं, जिसका दिया हुआ हम सारे लोग खाते हैं, उस अन्नदाता का हमें सम्मान करना अगर नहीं आता तो हमारी हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। यह हमें समझना चाहिए। आप उन अन्नदाताओं को मवाली कह रहे हैं। हमारे पिता भी किसान हैं। हम सब उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश के करोड़ों लोग उन किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इस सरकार ने किया, 1 साल तक किया। आंसू गैस के गोले छोड़े उन पे, पानी की बौछारें की उन पे। और किसान, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, किसान सड़क पर बैठकर अपने हक के लिए लड़ रहा था तो उसका बेटा सरहद पर शहीद होके देश की रक्षा कर रहा था। यह है किसान का योगदान। एक बेटा जवान है, दूसरा किसान है। आपने उसकी आत्मा पर ठोकर मारने का काम किया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की, तो व्यापारी सुरक्षित नहीं। तो कौन सुरक्षित है आपके राज्य में? नौजवान, आप जाकर देख लीजिए, यही लखनऊ में इको गार्डन में चले जाइए, शिक्षा निदेशालय पे चले जाइए, हजारों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कोई बीटीसी वाला है, कोई बीएड वाला है, कोई शिक्षक भर्ती वाला है, कोई पुलिस वाला है, कोई दरोगा वाला है, कोई ग्राम विकास अधिकारी वाला है। और इन सबको ठगा आपने, इन सबको मूर्ख बनाया, इन नौजवानों को, इनकी जिंदगी के साथ आपने खिलवाड़ किया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? याद कीजिए, अभी 23 लाख बच्चे बैठे थे टीईटी में। उनके मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट में उठाया, उनकी आवाज को देश की सदन में मैंने उठाया। उनका पेपर लीक हो गया। जब वो नौजवान, वो छात्र छात्राएं, वो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए गए तो बताया गया पेपर लीक हो गया। गेट पकड़ के रो रहे थे, बिलख रहे थे, पूछ रहे थे, आदित्यनाथ जी हमारी तो गलती क्या है? हमारे जिंदगी के साथ आप ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आज इलाहाबाद में एक नौजवान तैयारी कर रहा था बस्ती का, बेरोजगारी के कारण वो आत्महत्या करके मर गया। यह आज की खबर है। क्या क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। 14 भर्तियां कराई गई और वो सारी की सारी भर्तियों के बाद रिजल्ट भी निकल गया, आज तक नियुक्ति नहीं मिली किसी की। 14 भर्तियां हुई और सबका पेपर लीक हो जाता है। टीईटी का पेपर लीक, बीएड का पेपर लीक, बीटीसी का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, जेई का पेपर लीक, एई का पेपर लीक। ये पेपर लीक सरकार बन गई आदित्यनाथ जी की सरकार। और बेईमान और झूठे इतने बड़े लोग हैं ये कि जब भी कोई मामला ऐसा होता है एक एसआईटी बना देते हैं। एसआईटी बन जाती है इनकी। और क्या कहा था बाबा जी ने? 1 माह के अंदर निष्पक्षता के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। इसी भाषा में बोले थे ना। नौजवानों, अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो याद रखना, ऐसे ही बोला था ना बाबा जी ने। कहां गया 1 महीने? कहां गया 1 महीने? 28 नवंबर से आज कितना दिन हो गया और अब आचार संहिता लग गई। आपने लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया। और अगर छात्र इस बात को महसूस करते हैं, नौजवान इस बात को महसूस करते हैं कि आपके पीठ पे छुरा मारा गया है, तो अपने वोट की ताकत से इस सरकार को जवाब देने का काम करना है। कितना ठगे जाओगे आप? जाति और धर्म के नाम पे कितना लड़ाया जाएगा आपको? कितना नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की जाएगी? जरा सोचो। आप रोजगार मांगते हो, आपको हिंदू मुसलमान में फंसा देते हैं। आप रोटी मांगते हो, आपको हिंदू मुसलमान में फंसा देते हैं। आप महंगाई से निजात चाहते हो तो आपको जातियों के झगड़े में उलझा देते हैं। इन झगड़ों में फंसना बंद कीजिए। ये इनकी चाल है, ये आपके मुद्दों को दबाने की इनकी कोशिश है। इस कोशिश से बचने का काम आप कीजिए। अभी चुनाव आ गया है, कोई कहेगा हिंदू के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा मुसलमान के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा आगड़ा के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहेगा पिछड़ा के नाम पे दे दे बाबा। शुरू हो जाएगा। कोई मुद्दे की बात नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी आपसे कहती है हम आपको वोट बैंक नहीं मानते, हम आपको लोकतंत्र का मालिक मानते हैं। और हम आपसे अपील कर रहे हैं,
300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। पुराने बिजली के बिल का बकाया माफ चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। किसानों की बिजली माफ चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। और ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, अरविंद केजरीवाल की। और इतना तो मानते हो ना आप, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसको जमीन पे करके दिखाते हैं। आज सारी पार्टियां कह रही हैं हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी बिजली फ्री देंगे। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। ये सारी पार्टियां तो सत्ता में रही, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन चार चार बार सत्ता में रही। तब आपको 300 यूनिट बिजली फ्री की याद नहीं आई। जब केजरीवाल ने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो आप कह रहे हो हम भी देंगे। अरे भाई, अकल से काम लीजिए, नकल से काम नहीं चलता। असल और नकल में फर्क होता है। असल है अरविंद केजरीवाल, असल है आम आदमी पार्टी, असल यह है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। नकल यह है कि भारतीय जुमला पार्टी और समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, जिन्होंने आज तक 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम आपको नहीं किया। घंटों घंटे बिजली कटौती हुई, इसलिए 300 यूनिट बिजली फ्री हम दे सकते हैं। और आज आपको कह रहे हैं 10 मार्च को आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और होली के त्योहार में अपने अपने घरों का बकाया बिल लेकर आइएगा, उसको फाड़ के होलिका में जला देंगे हम लोग। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम जलाएंगे वो पुराने बकाया के बिल। हमने वादा किया है नौजवानों से, इस उत्तर प्रदेश के युवाओं से, और कहा है कि अब बेरोजगारी का संकट आम आदमी पार्टी खत्म करेगी। आइए हमारे साथ जुड़िए। आपको बहुत बांट लिया जातियों और धर्मों में इन लोगों ने। आइए अपने मुद्दे के साथ जुड़िए आप। हमने कहा है 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। यह वादा हमने नौजवानों से किया। माताओं बहनों से हमने कहा है 1,000 रुपए हर महीने 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और यह काम हम पूरा कर सकते हैं। हमसे लोग कहते हैं संजय सिंह जी, अरे भाई दिल्ली तो छोटा है, उत्तर प्रदेश तो बड़ा है। हमने कहा ऐसा नहीं है। दिल्ली में छोटा है तो दिल्ली में बजट भी छोटा है। दिल्ली 2 करोड़ की आबादी है, बजट है 60,000 करोड़। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है, बजट है 5,80,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के जो लोग मुझे सुन रहे हैं फिर से नोट कर लें, उत्तर प्रदेश का बजट है 5,80,000 करोड़ रुपए, यानी इतना पैसा कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। और अब मैं बताता हूं आपको बिजली फ्री कैसे दी जा सकती है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने में जो पूरा खर्चा आएगा साल भर का, जो बिजली विभाग को मिलता है 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं से जो पैसा मिलता है, वो मिलता है 19,000 करोड़ रुपए। यानी कि 19,000 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार आपको फ्री बिजली दे सकती है। यानी कि जितना पैसा विजय माल्या, नितिन संदेशरा और ललित मोदी लेके भाग गया, उतने पैसे में पूरे यूपी के लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है। समझ में आ गई गणित? दूसरी बात, नौजवानों को 5,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता। लोग पूछते हैं संजय सिंह जी कैसे दे देंगे आप? उत्तर प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेरोजगारों की संख्या दर्ज है वो है 34 लाख। यानी प्रति माह अगर आप उनको 5,000 रुपए देंगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा 1,700 करोड़ रुपए प्रति माह और 20,400 करोड़ रुपए साल का। यानी कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जितना रुपया लूट के भाग गया, उतने पैसे में पूरे यूपी के नौजवानों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। और यह आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। इसका मतलब
सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपने खजाने की जिम्मेदारी चोर, बेईमान और लुटेरों को दे रखी है। चोर, बेईमान और लुटेरों को हटा दोगे, ईमानदार लोगों को सत्ता में लाओगे, तो आपका पैसा ईमानदारी से आपके लिए लगाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सारा पैसा आपके लिए लगाते हैं और मुनाफे का बजट देते हैं। यह आपको पता है कि नहीं पता है? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का बजट देते हैं वो मुनाफे का बजट देते हैं। शिक्षा फ्री करने के बाद, इलाज फ्री करने के बाद, माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री करने के बाद, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर करने के बाद, ये सारी योजनाएं लागू करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी मुनाफे का बजट दिल्ली में देते हैं। इसका मतलब ईमानदार सरकार चुनो, अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनो, आम आदमी पार्टी की सरकार चुनो, तो आपको ईमानदारी से आपका पैसा आपके ऊपर खर्च किया जाएगा। और जब बेईमानों को चुनोगे तो वो आपको लूटने का काम करेंगे। वोट बैंक बनोगे तो बैंक खाली किए जाएंगे, आपका बैंक लूटा जाएगा। कितना लूटा गया मालूम आपको? मोदी जी कभी आए तो पूछ लेना। 10.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के चंद पूंजीपतियों ने, उंगली पे गिन लोगे, चंद पूंजीपतियों ने 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके भाग गए। 10.5 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आप कहते हो हमें नौकरी दे दो, सरकार कहती पैसा नहीं। आप कहते हो हमारी सड़कें बना दो, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं। आप कहते हो हमारे गेहूं का दाम दे दो, धान का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, खाद दे दो, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं। माताएं बहनें कहती है भाई हमें तो कुछ सहयोग करो, कहते पैसा नहीं। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर में। आपका पैसा लूट के 10.5 लाख करोड़ रुपए इन चंद पूंजीपतियों को बांट दिया गया है। आपको हमको कंगाल बना दिया गया है। ये पैसे की लूट करने वाले लोगों को अगर आप सत्ता में बैठालते रहोगे तो इस देश में हमारा आपका भला होने वाला नहीं है, इन लोगों का भला जरूर होगा। इसलिए इस नई राजनीति को लाना है। आदित्यनाथ जी ने जो जो वादा आपसे किया था, क्या बोले थे? भ्रष्टाचार मिटाना है, गुंडा राज मिटाना है, एंटी रोमियो बनाना है। भ्रष्टाचार मिटा दिया इन्होंने। आपको पता चला कि नहीं पता चला? कोरोना की महामारी में 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया। 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया। 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया। और आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। जब कोरोना की महामारी में आपकी जान जा रही थी, आदित्यनाथ की सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार कर रही थी। और जब यह घोटाला मैंने खोला, जब यह घोटाला मैंने सार्वजनिक किया, लोकायुक्त में शिकायत की, तो एसआईटी बना दी। बोले एसआईटी बना दी, 1 हफ्ते में सारी जांच आ जाएगी, सब पे कार्रवाई हो जाएगी। वो एसआईटी कूड़ेदान में चली गई। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। भ्रष्टाचार हमने खोला। जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, घर घर पानी पहुंचाने की योजना में भ्रष्टाचार, यानी कि योजना का एस्टीमेट बना ही नहीं, टेंडर पहले हो गया। कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार ने ठेका दिया। यह भ्रष्टाचार भी हमने खोला, यह भ्रष्टाचार भी हमने सार्वजनिक किया। और वो भ्रष्टाचार भी, उसकी भी शिकायत लोकायुक्त से की। इनके शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का भ्रष्टाचार हमने खोला। अपने भाई को वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के घूमता था, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की मांग की। और इतना ही नहीं, इस सरकार के भ्रष्टाचार को आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अरे इस सरकार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन खरीद के नाम पे 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने और ट्रस्ट ने मिलकर खरीदी। जो लोग राम के नाम पे दलाली खाते हैं, जो लोग राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं, जो लोग भगवान के नहीं हुए, अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के कभी नहीं हो सकते, याद रखना।
ये चंदा चोरों की पार्टी है, इनसे सावधान हो जाओ। ये चंदा चोरी करने वाले लोग हैं। उसकी भी शिकायत मैंने की। और जब मैं इनके भ्रष्टाचार खोल रहा था, जब मैंने बताया कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की मंदिर के जमीन खरीद में इन्होंने घोटाला किया, कार्रवाई घोटालेबाजों पर होनी थी, कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर होनी थी, लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं हुई, कार्रवाई मुझ पर बाबा जी ने किया। 21 मुकदमे FIR लगा दिए मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया, मेरे घर पे पुलिस वालों को भेज दिया, 150 पुलिस वालों को रास्ते में खड़ा करके सीतापुर में मुझे गिरफ्तार करवाया गया। कहने लगे संजय सिंह भाग रहा है, मैं इनकी विधानसभा में पहुंच गया। मैंने कहा आ गया बाबा जी, गिरफ्तार करो, पकड़ो पकड़ो, गिरफ्तार करके जेल में डालो, सूली पे चढ़ा दो, जो कार्रवाई करना हो करो, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की फौज है, ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप करो मुकदमे जितना करना है। हमारे कार्यकर्ताओं पे भी लाठियां चली, हमारी महिला साथियों पे भी लाठियां चली, उनको भी जेल में डाला गया। डालो आप जेल में, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम मुद्दे उठाते रहेंगे। ये इतनी दुर्भावना से काम करने वाली सरकार है कि जब हम कोरोना के महामारी के दौरान ऑटो से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, आदित्यनाथ जी ने हमारे ऑटो गिरफ्तार करवा लिए। ऐसी ओछी मानसिकता के लोगों को आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में बिठा के रखना चाहते हैं? ऐसे लोगों के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये लोग जिन्होंने आपको ठगने का काम किया, ये लोग जिनके राज में गुंडाराज चरम पर पहुंचा, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में आप बदलाव करेंगे? और आपको भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सब पर सवाल खड़ा होता है जब ऐसे लोग राजनीति के शिखर पर पहुंचते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हमारी क्या भूमिका थी? एक वोट देने की भूमिका, एक नेता चुनने की भूमिका, एक स्वच्छ राजनीति चुनने की भूमिका, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को चुनने की भूमिका, एक आम आदमी पार्टी के नेता को चुनने की भूमिका। यह भूमिका आपकी है, क्योंकि आप लोकतंत्र के मालिक हैं। आप जिसको चाहते हैं वो अर्श पर पहुंचता है, आप जिसको चाहते हैं वो फर्श पर पहुंचता है। गलती से आपने इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता में पहुंचा दिया, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ का घोटाला किया। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया अली बाबा और 40 चोर, बाबा जी बुरा मान गए, एक मुकदमा और लगा दिया मेरे ऊपर। अरे भाई, चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, क्या कहूंगा आपको, क्या कहूंगा आपको? सारी सरकार अगर भ्रष्टाचार कर रही है, कार्रवाई कुछ नहीं कर रही, मुकदमे हम पे कर रही उल्टा, तो बुरा मान गए, कहते अली बाबा 40 चोर बोला संजय सिंह ने। अरे तो चोरी बंद करो ना, भ्रष्टाचार बंद करो अपनी सरकार में। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस सरकार ने 5 साल तक जो आपके साथ किया है और पिछली सरकारों ने जो आपके साथ किया है, उन सब चीजों को याद रखना। और जब वो सारे दुख, कष्ट, दुश्वारियां, जिंदगी की तकलीफें याद रहेंगी, तो उसको दूर करने के लिए झाड़ू याद रहेगा। उस गंदी राजनीति को साफ करने के लिए झाड़ू याद रहेगी, आम आदमी पार्टी याद रहेगी, केजरीवाल याद रहेंगे। हम भूले नहीं हैं कोरोना की महामारी का वो दृश्य, नदी की घाटों पे हजारों लाशें सड़ी हुई थी, चील, कौवे, कुत्ते नोच रहे थे। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को दवा नहीं मिल रही थी, किसी को शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हो रही थी। ये देखा है, ये बर्दाश्त किया हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर। और इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां देने के बाद बयान क्या आता है? ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। वो हमारी बहन जो आगरा के अंदर अपने पति को जब उसका पति मर रहा था, अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी आदित्यनाथ जी, वो क्या था, क्या था वो? और आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा क्या है? आप सोचते कैसे हो, काम कैसे करते हो? आपको याद होगा 17 का चुनाव, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जाते हैं, कहते हैं स्कूल बनाना है कि नहीं बनाना है, अस्पताल कैसे बनाना है,
बच्चों को शिक्षा फ्री कैसे देनी है, आपका इलाज कैसे कराना है, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाना है। भाजपाई जब चुनाव में जाते थे तो मोदी जी हो, योगी जी हो, इनके कार्यकर्ता हो, गांव गांव में जाते थे, शहरों में जाते थे, कस्बों में जाते थे, वार्डों में जाते थे, कहते थे शमशान बनाना है कि नहीं बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है कि नहीं बनाना है। हमको शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाली पार्टियां नहीं चाहिए, हमको स्कूल और अस्पताल बनाने वाली, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने वाली पार्टी चाहिए। शमशान, कब्रिस्तान, इन्हीं मुद्दों पे राजनीति, हिंदू मुसलमान, इन्हीं मुद्दों पे राजनीति। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यह आम आदमी पार्टी कह रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यह आम आदमी पार्टी कह रही है। और आम आदमी पार्टी यह कह रही है, इस बात को ऐलान कर रही है कि यह देश किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा, यह देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिस सरकार ने फैसला किया सरकारी स्कूलों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, किसी की गुंडागर्दी और तानाशाही से देश नहीं चलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं, 75 साल में आप बहुत बार ठगे गए, आपने बहुत सारी पार्टियों को वोट दिया, सबको मौका दिया, एक मौका अरविंद केजरीवाल को भी दीजिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दीजिए, एक मौका आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को दीजिए। हमारे प्रत्याशियों के पास पैसा नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े प्रचार नहीं कर पाएंगे। और ये तो अच्छा हुआ कि ये डोर टू डोर कैंपेनिंग का ऐलान हो गया, हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, आप सबसे अपील कर रहा हूं हाथ जोड़ के, आम आदमी पार्टी के लिए वॉलेंटियर बनिए। इस देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं तो थोड़ा समय निकालिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त हमको दीजिए, और जेब में जो भी पैसा हो उसमें 2 रुपए का ही सहयोग दीजिए, लेकिन दीजिए। इस बदलाव की राजनीति का हिस्सा बनिए। केजरीवाल जी गए थे चुनाव लड़ने 2013 में, मजाक उड़ाते थे लोग, हंसते थे, कहते थे ये कौन है राखी बिरलान, ये कौन है संजीव झा, ये कौन है अखिलेश त्रिपाठी, ये कौन है प्रकाश, ये कौन है, ये कौन है अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने चले आए। इनके पैर में तो ठीक से चप्पल ही नहीं है, इनके तो कॉलर फटे रहते हैं, इनको तो खांसी आती है। और उसी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सहयोग से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराने का काम किया। यह है लोकतंत्र में आपकी ताकत। राखी बिरलान ने हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक राजकुमार चौहान को हराने का काम किया। संजीव झा ने 50,000 वोटों से ज्यादा जीत हासिल की, वो तो आईएएस की तैयारी करने गए थे दिल्ली में। अखिलेश त्रिपाठी, ये प्रकाश, ये सारे बच्चे, इसको जिताया किसने? इन सबको जिताया है आपने, आपके वोट की ताकत ने। आप हैं लोकतंत्र के मालिक, याद रखना। आपके दम पर आम आदमी की राजनीति आगे बढ़ेगी। अगर पूंजीपतियों का चंदा लेकर सरकार सत्ता में आएगी तो पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। आम आदमी के चंदे और वोट से सरकार बनेगी तो आम आदमी के लिए काम करेगी, बिजली पे काम करेगी, शिक्षा पे काम करेगी, पानी पे काम करेगी। केजरीवाल जी ने एक नया सपना दिया हिंदुस्तान को। लोगों के मन से भरोसा टूट गया था कि धन बल और बाहुबल के बगैर तो राजनीति हो नहीं सकती, पैसे और गुंडागर्दी के बगैर तो राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन उस मानसिकता को तोड़ने का काम केजरीवाल ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। और आज आप जाकर देखिए, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके परिचित होंगे, उनसे पूछिए केजरीवाल मॉडल क्या है। जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सरकार बनने के बाद 2015 में केजरीवाल जी जाते थे तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे, टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए, प्रयोगशालाएं नहीं थी सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं।
आज इंटर का रिजल्ट 5 वर्षों से लगातार दिल्ली में इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूल का प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहा है। 99.7% बच्चा सरकारी स्कूलों में इंटर के अंदर पास हुआ। यह कीर्तिमान स्थापित करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। इंटर पास करने के बाद अगर किसी बच्चे का दाखिला मेडिकल में हो जाता था, इंजीनियरिंग में हो जाता था, तो मां को गहना बेचना पड़ता था, पिता को खेत गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन उस काम को भी 2 मिनट में हल करके दिखाया। केजरीवाल जी ने कहा 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन बगैर ब्याज के बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। यह काम हमने दिल्ली में किया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया। 200 तरह की जांच उस मोहल्ला क्लिनिक में फ्री होती है। अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, इलाज का परामर्श मुफ्त में मिलता है। और केजरीवाल जी ने कहा है अगर डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए 1 महीने से ज्यादा की तारीख दे तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा लेना, पैसा केजरीवाल की सरकार देगी। हमने फरिश्ते योजना लागू की। लोगों ने पूछा फरिश्ते योजना क्या है? केजरीवाल जी ने कहा किसी को रास्ते में पीड़ित देखकर भागना नहीं, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो उसको उठाना, अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए हम देंगे, और उसके इलाज में अगर 50 लाख भी खर्च होता है तो वो केजरीवाल सरकार देगी। यह है हमारी फरिश्ते योजना। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर। दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, 20,000 लीटर पानी मुफ्त। यह सारा काम करके दिखाया। बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना, विधवाओं की पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों की पेंशन 2 गुना। यह काम हमने करके दिखाया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अनुकरणीय काम करके दिखाया। और इसीलिए ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह काम करके दिखाया हमने। केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने कैसे शिक्षा में क्रांति की है देखना है। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। क्या ऐसा बदलाव हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं चाहते? नौजवान साथियों, क्या हम ऐसी सड़ी गली व्यवस्था में हमेशा रहना चाहते हैं? किसान भाइयों, क्या हमें फसल का दाम नहीं चाहिए? माताओं बहनों, क्या हमारी सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? एक दिन मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, कह रहे थे 16 साल की लड़की गहना पहन के रात को 12 बजे भी आदित्यनाथ जी के राज में निकल जाए तो सुरक्षित रहेगी। मैंने कहा अमित शाह जी, हमारी लड़कियों को सलाह देना आप बंद कर दो, हमारी बेटियों को सलाह देना बंद कर दो। आप खुद ही गहना पहन के रात में 12 बजे अकेले निकल जाओ। उत्तर प्रदेश में क्या होगा आपके साथ, आप देखिए। ये लोग आपको उपदेश दे रहे हैं। कौन से लोग? जिनके बगल में टेनी मिश्रा खड़ा होता है। टेनी मिश्रा कौन? अजय मिश्रा कौन? जिसकी गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिया गया। एसटीएफ की रिपोर्ट में आ गया कि गहरी साजिश थी। बेटा जेल में है, मुख्य आरोपी बताया गया वो। बावजूद इसके आज भी वो अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री बनाया देश का गृह राज्य मंत्री है। ऐसे अपराध रोकेंगे लोग? ऐसे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे लोग? और जब बाबा जी पूरी तरह फेल हो गए तो मोदी जी अब आए हैं भाषण देने के लिए। और मोदी जी के बारे में तो मैं कहता ही हूं बार बार कि अगर झूठ बोलने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करा ली जाए तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी आएंगे, नंबर 2 पे नहीं आएंगे। नंबर 1 पर आएंगे। क्या बोले थे आपसे? 15 लाख हर एक खाते में हो जाएगा। पता चला जो घर में पैसा था वो भी खाली करा लिया। माताएं बहनें जो अपने पति से बचा के पैसा संदूक में रखी हुई थी कि कभी घर बनवाना होगा तो काम आएगा, बेटी की शादी होगी तो काम होगा, किसी को बीमार हो जाएगा तो मदद कर पाएंगे, मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों तुम्हारी संदूक में ही काला धन है, 1500 की नोट निकाल के जमा कर दो। यह काम किया इन्होंने। क्या बोले थे? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज क्यों
तो इसलिए आपको अपने मुद्दों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़कर अपील है, एक बार कम से कम अपने मुद्दों के नाम पर एक सरकार बनाइए, अपने बुनियादी सवालों पर एक सरकार बनाइए। और आम आदमी पार्टी का तो नारा है कि वो मुद्रा पर चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए वोट बैंक बनना बंद कीजिए, आपका हमारा भला कभी नहीं होगा। ये ठेकेदारों से आप फुर्सत हो लीजिए। अब बहुत ठेकेदारी हो गई आपके नाम पे, जातियों की ठेकेदारी, धर्म की ठेकेदारी, बड़ी बड़ी ठेकेदारी। इसलिए मुद्दों की राजनीति पर आइए। हमारे प्रत्याशी 200 से ज्यादा की संख्या में प्रभारी और प्रत्याशी जो संभावित हमारे प्रत्याशी हैं वो हम घोषित कर चुके हैं, बाकी भी आने वाले दिनों में घोषित कर देंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, वो आपके घरों पर जाएंगे। उनके पास पैसे ज्यादा नहीं है, उनका सहयोग कीजिए। उनके लिए हो सके तो वॉलेंटियर बनिए, उनके लिए हो सके तो 5 रुपए 10 रुपए चंदा निकालिए इस साफ सुथरी नई राजनीति के लिए। आइए हम सब मिलकर एक बदलाव की राजनीति के लिए काम करें, एक बड़ी राजनीति के लिए काम करें, आम आदमी की राजनीति के लिए काम करें, एक राजनीति जो आम इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सके, उस राजनीति के लिए काम करें। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी आपको दी है वो अक्षरशः पूरी करेंगे। हम जुमले बोलने वाले लोग नहीं हैं, हम वादे को पूरा करने वाले, निभाने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसी मनहूस पार्टी जो शमशान बनाने की बात करती हो, जिसने कोरोना की महामारी में सबको शमशान में पहुंचाने का काम किया, इस पार्टी से निजात पाइए, आम आदमी की सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जिस दिन ला लेंगे, ये सारे के सारे बेईमान अपने अपने घरों में छिप जाएंगे, चूहे के बिल में छिप जाएंगे, चूहे के बिल में चले जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, विनती है एक बार फिर से, कि जो आपसे कहा जाता है कि राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति को साफ कौन करेगा? आप साफ करेंगे, हम साफ करेंगे। और सफाई के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? झाड़ू। क्या जरूरी है? झाड़ू। ये झाड़ू लेकर इस गंदी राजनीति को साफ कीजिए। और अंत में एक कहानी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और वो कहानी ध्यान से सुनिए और वो कहानी सबको पहुंचाइए। ये हमारे लोकतंत्र की कहीं ना कहीं सच्चाई बनती जा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों की जो उल्लू बनाओ योजना है, उसका हम शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए इस कहानी को गंभीरता से सुनिएगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार हरिद्वार के इलाके से एक हंस और हंसनी भटकते 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 रेगिस्तान के इलाके में चले गए। रेगिस्तान का इलाका था, गर्मी का महीना था, दोनों परेशान हो गए, भटकने लगे। भटकते 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 जब परेशान हो गई हंसनी, तो उसने हंस से कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके चला आया? ना यहां पेड़ है, ना पौधे हैं, ना झील है, ना झरने हैं, ना हरियाली है, ना खुशहाली है। हंस ने कहा, प्रिय, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, किसी तरह से शाम हो जाने दे, रात बीत जाने दे, जैसे सुबह होगी हम लोग वापस हरिद्वार चले जाएंगे। शाम हुई, उस रेगिस्तान में पेड़ दिखा उन हंस और हंसनी को। हंस और हंसनी उस पेड़ के नीचे चले गए। उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। रात हुई तो फिर से हंसनी ने कहा, यह कैसा बर्बाद इलाका है, यह कैसा वीरान इलाका है, यह कैसा रेगिस्तान का इलाका है, यहां ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना झील है, ना झरने हैं, ना खुशहाली है, ना हरियाली है। हंस ने फिर हंसनी से कहा, प्रिय, किसी तरह से तो रात बीत जाने दे, जैसे ही सुबह होगी हम तुम वापस हरिद्वार चले जाएंगे। रात बीती, सुबह हुई, हंस अपनी हंसनी को लेके हरिद्वार की तरफ चलने लगा। ऊपर बैठा हुआ उल्लू पेड़ पर, वो नीचे आ गया। उसने हंसनी का हाथ पकड़ा, बोला, मेरे पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो हंस?
हंस ने कहा भाई मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। अरे तू तो उल्लू है, ये तेरी पत्नी कैसे हो गई? उल्लू ने कहा सावधान रहना, होश में रहकर बात कर, जितना बोल दिया उतना मान। मैंने कह दिया ये मेरी पत्नी है तो ये मेरी पत्नी है, ये इलाका मेरा है, यहां से जा नहीं सकते, यहां के आदित्यनाथ हम ही हैं। झगड़ा हो गया, आदित्यनाथ का नाम सुन के डर गया वो। जब झगड़ा बढ़ गया तो कई गांव के लोग बुलाए गए, पंच बुलाए गए, पंच इकट्ठा हुए। पंचों ने कहा क्या मामला है? हंस ने कहा मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। ये उल्लू कह रहा है हंसनी उसकी पत्नी है, पंचों आप ही फैसला कर दो। पंचों ने कहा भाई मामला बहुत गंभीर है, इस पे विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पंच लोग किनारे गए, उन्होंने आपस में बातचीत की। बातचीत करने के बाद पंच आपस में बोले भाई देखो बात तो हंस ठीक कह रहा है, हंसनी पत्नी तो हंस की है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी हरिद्वार चले जाएंगे, हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में देना। पंच लोग वापस आए, पंचों ने कहा भाई फैसला हो गया। हंस ने कहा क्या फैसला हुआ? पंचों ने कहा फैसला यह हुआ कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को गांव छोड़कर जाने की इजाजत दी जाती है। हंस रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कैसे लोगों के बीच में आ गया, मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। रोकर, चीखकर, बिलखकर जब वो हंस आगे बढ़ने लगा, उल्लू फिर से उसके पास आया। उसने हंस का हाथ पकड़ा, बोला मित्र हंस रुको, कहां जा रहे हो? हंस ने कहा अरे उल्लू तूने मेरी पत्नी ले ली।